हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कल हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट कर रखा है एडिटोरिया वॉल्यूम 3 का। एडिटोरिया वॉल्यूम 3 का जो बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट से आज हम लोग देख रहे हैं समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2। इससे पहले सेट 1 जो है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इस सेट का जो कट ऑफ रहने वाला है वो है 69 जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी एससी एसटी और गर्ल्स लोग जो हैं वो अपना कट ऑफ जो है वो कुछ इससे कम एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान जो है वो किस व्यक्ति को दिया गया है या सम्मानित किया गया है। तो वो किया गया है अब्दुल रज्जाक गुन्नाह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रज्जाक गुन्नाह को। अब्दुल रज्जाक गुन्नाह जो है वो तंजानिया के हैं और इन्हें यह पुरस्कार जो है वो उपनिवेशवाद के प्रभावों तथा संस्कृतियों और महाद्वीपियों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अडिग और करुणा में प्रवेश के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह जो है वो महाराष्ट्र को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र का ये है सफ़ेद प्याज। ऐसे भी याद रखिएगा, देश में सर्वाधिक प्याज का जो उत्पादन है वो महाराष्ट्र में ही किया जाता है। महाराष्ट्र के एक और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है जिसका नाम है बाड़ा कोलम चावल। तो महाराष्ट्र से दो चीज याद रखिएगा, एक तो बाड़ा कोलम चावल और दूसरा सफेद प्याज जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। आगे कह रहा है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो किसे मिला है। तो देखिए 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार की बात कीजिएगा तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो तापसी पन्नू को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तापसी पन्नू को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अगर पूछता है तब आपका आंसर जो होगा वो होगा इरफान खान, और अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करता है तब आपका आंसर होगा थप्पड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया। तो शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन जो है वो असम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम से याद रखिएगा शिल्पग्राम महोत्सव, चाय महोत्सव, माघ बिहू महोत्सव, अंबुबाची मेला, बांचुबा महोत्सव, ये सब जो है वो उसका आयोजन असम में किया गया है। आगे कह रहा है कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या है। तो इसमें मुंबई का स्थान जो है वो 106वां है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, और पहले स्थान पे लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख जो बने हैं उनका नाम है बी आर चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बी आर चौधरी। ये जो बी आर चौधरी हैं वो भारतीय वायुसेना के 27वें प्रमुख हैं। और अगर बात करते हैं थल सेना के, तो थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नाबे जो कि 28वें हैं। और नौसेना की बात कीजिएगा तो वो हैं करमबीर सिंह जो कि 24वें हैं। वायुसेना से याद रखिएगा 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमेजीनिया एक उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो अमेजीनिया एक है क्या, यह जो है वो ब्राजील के द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इसको जो है वो PSLV C51 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, PSLV C51। PSLV की बात कीजिएगा तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे कह रहा है कि वर्ष 2021 में किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है वो प्रदान किया गया है। तो यह दिया गया है कोबलम तट को और ईडन तट को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, A+B दोनों। और याद रखिएगा भारत में अभी तक कुल 10 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है वो दिया गया है। आगे कह रहा है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है। तो वो बना है काजीरंगा। और काजीरंगा है कहाँ में, असम राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है SCO की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई है। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का फुल फॉर्म है जिसकी कि 21वीं बैठक जो है वो ताजिकिस्तान में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ताजिकिस्तान में। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि 22वां बैठक जो 2022 में होगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा उज्बेकिस्तान में।
क्लियर है। अभी 2021 वाला किया गया है ताजिकिस्तान में, 2022 वाला किया जाएगा उज्बेकिस्तान में। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ ले सकता है कि एससीओ का अभी हाल ही में 9वां सदस्य कौन बना है? तो एससीओ का हाल ही में अभी 9वां सदस्य जो बना है वो बना है ईरान। आगे कह रहा है कि मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है वो अम्पारा श्रीलंका में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्पारा श्रीलंका में। यह जो है वो थल सेना का एक अभ्यास है जो कि प्रतिवर्ष भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार जो है वो 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। भारत सरकार जो है वो 2030 तक और भी लक्ष्य रखा है, जैसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन हो जाएगा, HIV एड्स को ख़त्म कर दिया जाएगा और कुल वाहनों में से लगभग 30% जो वाहन है उसको इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? तो जन सुनवाई योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ये जो जन सुनवाई योजना है, इस योजना के माध्यम से राज्य में लोग अपनी समस्या का शिकायत जो है वो सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा करेंगे। मध्य प्रदेश के कुछ और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, अंकुर योजना, लॉन्च पैड योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। ये सब योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। आगे कह रहा है कि सेहत OPD पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेहत OPD पोर्टल जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय। और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन सेवाएं जो है वो प्रदान करना है। रक्षा मंत्रालय से याद रखिएगा, अभी फिलहाल जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुब्रमण्यम स्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025-26 तक भारत जो है वो GDP को मतलब अपना जो राजकोषीय घाटा है उसको GDP का 4.5% करने का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4.5%। अच्छा, यह बताइए कि 2021-22 के बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना है अभी? तो अभी जो है वो GDP का 6.8% है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है बजट 2020-21 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो बजट 2021-22 में कहा गया कि 100 सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 100। साथ ही साथ जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे और लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक FDI जो है वो किस देश से आया है? FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर से। अच्छा, अगर पूछ दे कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में FDI आया है, तो ये अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक तब आया है गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है वो किसने जीता? पैरालंपिक की यहाँ बात कर रहा है। तो पैरालंपिक में सबसे पहला पदक जो है वो भावीना पटेल के द्वारा टेबल टेनिस में रजत पदक जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भावीना पटेल। लेकिन अगर पूछ दे कि टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक सबसे पहले किसने जीता, तो आपका आंसर हो जाएगा अवनी लखेरा। क्लियर है। और टोक्यो पैरालंपिक का शुभांकर क्या था? टोक्यो पैरालंपिक का शुभांकर था सोमाइटी। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो प्रमोद भगत का संबंध बिहार के वैशाली जिले से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली जिले से है। टोक्यो पैरालंपिक की बात कीजिएगा तो टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में जो भारत के ध्वजवाहक थे उनका नाम है टेकचंद, और जो समापन में थे उनका नाम है अवनी लखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीद हेतु समझौता किया है?
तो यह किया है फिलीपींस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। फिलीपींस जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी जो है वो है मनीला। आगे कह रहा है कि किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। तो नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया इफ्को के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इफ्को। इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसकी स्थापना जो है वो 1967 में हुई थी और हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, वो बनी है काजा कलास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काजा कलास। और एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है, तो एस्टोनिया की राजधानी है तालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है। तो भारत जो है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया अमेरिका। किसको छोड़कर, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका बन गया है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन। आगे कह रहा है कि किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत की है। तो नई नागरिकता नीति 2021 किया है यूएई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत जो है भूटान के साथ लगभग 699 किलोमीटर की सीमा जो है वो साझा करता है। आगे कह रहा है अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से माही और लूनी नदी निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी दोनों। और पूर्वी छोर से अगर पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा बनास नदी। ठीक है, पश्चिमी छोर से पूछेगा तो लूनी और माही और पूर्वी छोर से पूछेगा तब होगा बनास नदी। और अरावली पहाड़ी की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछता है तब आपका आंसर होगा गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है वो 4 विभाग में की गई है, जिसमें नेपाल हिमालय की लंबाई जो है वो लगभग कितनी है। तो नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर है और हिमालय का यह भाग जो है वो काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 800 किलोमीटर। आगे कह रहा है कि सैंडल पीक की अवस्थिति है। तो सैंडल पीक की अवस्थिति क्या है, तो यह जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सैंडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी कुल लंबाई जो है वो लगभग 740 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो अमरावती है, मूसी है, पंचगंगा है, पेनगंगा नहीं है। पेनगंगा की बात कीजिएगा तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पेनगंगा। कृष्णा नदी की बात कीजिएगा तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो महाबलेश्वर पहाड़ी के समीप पश्चिमी घाट से होता है और भारत में लगभग यह नदी जो है वो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, अमरावती, ये सब जो है वो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी और उपभोक्ता भी दोनों है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अच्छा, अगर पूछ दे कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है तब आपका आंसर जो होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती जो है वो की जाती है। तो यह किया जाता है कौन से क्षेत्र में। देखिए असिंचित क्षेत्र का मतलब सिंपल सा तात्पर्य जो है वो उस क्षेत्र से है जहां वार्षिक वर्षा जो है वो औसत से भी कम होती है। तो कहाँ होती है, दक्कन के पठार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोनार झील जो है वो कहाँ स्थित है। तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है, जो कि एक खरे पानी का झील है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में कौन जो है वो स्थल रुद्ध देश है। तो
हंगरी जो होगा वो एक स्थल रूप देश है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हंगरी। और विश्व का सबसे छोटा स्थल रूप देश जो है वो है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो मेघालय पठार का भाग नहीं है। तो गारो पहाड़ियाँ है, जयंतिया भी है, खासी भी है। भूवन पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय पठार का भाग नहीं है। भूवन की पहाड़ियाँ जो है वो लुसाई हिल्स का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भूवन पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है वो 1949 में किया गया था और इस समिति के पहले अध्यक्ष जो थे वो पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अल्प बेरोजगारी। और भारत में जो कृषि है वो उस कृषि के क्षेत्र में यही अल्प बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी क्या है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर किसको कहा जाता है, वैसे कर जिसके वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जीएसटी की बात कीजिएगा तो भारत में पहली बार 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और यह जो है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। और भारत में जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य जो था वो था असम। आगे कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, जो कि आजकल बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए निजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। तो आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि देखिए आय के बढ़ने पर उपभोग व्यय जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन उपभोग में होने वाले वृद्धि जो है वो आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है, लेकिन फिर भी दोनों बढ़ता है, यानी प्रत्यक्ष संबंधी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है वो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण प्रदूषण भी है, ग्रीन हाउस गैस भी है, ओजोन क्षरण भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था। तो UNFCCC का मतलब क्या होता है, UNFCCC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेकेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और UNFCCC के तीसरा सम्मेलन में स्वीकार किया गया था यह क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि ओजोन परत जो है वो कहाँ अवस्थित है। तो ओजोन परत की अगर बात कीजिएगा तो स्ट्रेटोस्फेयर में अवस्थित है, तो मतलब कि समताप मंडल में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में अवस्थित है। यह जो है वो पृथ्वी से लगभग 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह परत जो है वो पाया जाता है। इस मंडल में एक चीज़ और याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फेयर से, कि स्ट्रेटोस्फेयर मंडल में होता क्या है, इसमें वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा जो है वो पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का सही सुमेलित कीजिए। सिमलीपाल उड़ीसा के साथ मैच करेगा, गिर जो है वो गुजरात के साथ मैच करेगा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के साथ मैच करेगा और सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए अगर वन क्षेत्र सर्वाधिक पूछेगा तो आंसर मध्य प्रदेश, वन प्रतिशत पूछेगा तब आपका आंसर होगा मिजोरम, और वनों में सर्वाधिक आंसर वृद्धि पूछेगा तब आपका आंसर होगा कर्नाटक। तो ये तीनों याद रखिएगा, वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, वन प्रतिशत मिजोरम और सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट जो है वो किस में विकसित होता है। तो यह जो है वो अंडाशय में विकसित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अंडाशय में विकसित होता है। अंडाशय से सत्य फल विकसित होता है, निषेचित होने के बाद विकसित परिपक्व या पकने वाला जो है अंडाशय फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड लिवर तेल जो है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो क्वाड लिवर तेल जो है वो विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी का अच्छा स्रोत है।
और इसका मुख्य कार्य जो है वो हमारे शरीर के हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइजोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, इसीलिए इसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रोकैरियोट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंकोना पौधे के किस भाग में कुनैन जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? एक्चुअली कुनैन है क्या? कुनैन एक ऐसी दवा है जो मलेरिया के प्रकोप होने पर विश्व को राहत दिया था। तो सिंकोना के पेड़ जो है उसके छाल से यह प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और सिंकोना का पेड़ जो है वो केरल राज्य में बहुत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे आलू ही हो जाएगा। आलू, अदरक, ये सब क्या है? संशोधित तना के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो फ्लोएम के बारे में सही नहीं है? सही है यह पूछ रहा है। फ्लोएम जो है वो पानी और खनिजों का परिवहन करता है, ये गलत है क्योंकि फ्लोएम नहीं, ये जाइलम करता है। फिर कह रहा है फ्लोएम फोटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, तो ये बिल्कुल सही है। फ्लोएम जो है वो फोटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लोएम पौधे को सहारा देता है, ये गलत है। आगे कह रहा है कि स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह जो है वो हरे पौधों की पत्तियां द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित सूर्य की प्रकाश की मात्रा जो है वो सौर ऊर्जा का लगभग एक। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1%। आगे कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग जो है वो हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह बनाता है। तो क्योंकि यह एसिटिलीन बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। देखिए कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO2। और कैल्शियम कार्बाइड जब नमी के संपर्क में आता है तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, जिसका कि प्रयोग जो है वो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप जो है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय उपरूप जो है वो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपरूप है, जिसमें कि 6 कार्बन परमाणुओं की इकाइयां होती हैं जो एक क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। आगे कह रहा है कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए किसी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग निकालते हैं 2n² से। वहाँ पे n क्या है? n जो होती है वो कक्षा की संख्या होती है। तो k जो होता है वो प्रथम होता है, l होता है द्वितीय, m होता है तृतीय और n होता है चौथी। तो यहाँ पे n के जगह पे 4 रख दीजिए। तो 2 इंटू में 4 का स्क्वायर यानी 2 इंटू में 16 यानी कि आपका आंसर होगा 32। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। यह बात कर रहा है ग्रुप 18 की, जिसमें कि अक्रिय गैस ग्रुप जो है जिसको कि उत्कृष्ट गैस ग्रुप कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समूह 18। इसी में सब इनर्ट गैस है जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो है वो इसी में शामिल है। आगे कह रहा है पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पपीता की अगर बात कीजिएगा तो पपीता में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि C6H8 और O6। ठीक है, पपीता हो गया, आंवला हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सब में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टा फल, ये सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। पालक, टमाटर, ये सब में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, ये सब में टॉर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो देखिए क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल अम्ल यानी कि OH- आयन मुक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, OH- मुक्त करता है। क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है और क्षारक जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यह पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ये गलत है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है।
फिर कह रहा है ऊंचाई में परिवर्तित होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत है। ऊंचाई में परिवर्तन होगा तो स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, और स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये भी गलत है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सभी जो है वो असत्य है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, ये तो अनुप्रस्थ ही है। फिर कह रहा है कि भूकंपीय तरंगों में इस तरंगे पूछ रहा है, अगर पी तरंगे पूछता तब नहीं होता, वो अनुदैर्ध्य तरंग है। इस तरंगे कह रहा है तो ये अनुप्रस्थ है। फिर कह रहा है डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, जैसे सितार, गिटार, बीना, ये भी है। स्प्रिंकलर स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये नहीं है, क्योंकि यह जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, ना कि अनुप्रस्थ तरंग का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। तो यह जो है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से लेंस सूत्र यानी कि लेंस फॉर्मूला कौन है। तो 1/f = 1/v - 1/u जो होगा वो लेंस फॉर्मूला होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एफ यहाँ पे क्या है, फोकस दूरी है। भी यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। और यू क्या है, वस्तु की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है, जैसे अर्धचालक होते कौन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक है। तो इसको अगर आप गर्म कीजिएगा तो इसकी प्रतिरोधकता जो है वो घटती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्राप्त है। तो यह है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। देखिए, जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो मामला हुआ था, उसी में यह निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो है वो अपने इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जा सकता है, और इसी में विदेश यात्रा भी शामिल है। और ऑप्शंस की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 में है 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 15 में है कि कोई भी जो है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, ये सब के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, और इस बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और पहली बैठक की अध्यक्षता जो है वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है वो कथन सत्य है। कह रहा है भारतीय संविधान अध्याचात्मक है, तो गलत है। भारत एक नामात्र का राजतंत्र है, गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, गलत है। भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, संस्थात्मक प्रजातंत्र का मतलब होता है कि शासन की संसदीय प्रणाली वाला प्रजातंत्र, जिसमें कि राज्य सत्ता जो है वो मूलतः जनता में निहित होती है। आगे कह रहा है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा जो है वो सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी। तो सर्वप्रथम 1991 में ब्रिटेन में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। देखिए, इसका मतलब है कि इसका मतलब उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसको सिटीजन चार्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। आगे कह रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो वही जो पहले थे उन्हीं के विरुद्ध लाया गया था, जीवी मावलंकर उनका नाम है। और इनके विरुद्ध लाया तो गया था, लेकिन उसको फिर प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया था, उसको अस्वीकृत कर दिया गया था। आगे कह रहा है वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन जब हुआ था तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो उसके बाद भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। फिर लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मर्ज कर दिया गया है।
फिर उसके बाद क्या हो गए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है। तो देखिए 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय, मूलतः 97। राज्य सूची में 61 विषय, मूलतः 66। संवर्ती सूची में 52 विषय, मूलतः 47। यहाँ आपसे पूछ रहा है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, वन, जलमार्ग, ये सब जो है वो संवर्ती सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का होता है राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। और राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। संविधान का अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। तो यह किया था अशोक मेहता समिति ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। 1997 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए ये गठित किया गया था अशोक मेहता समिति। और यह जो है वो 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है जिसमें कि पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को, तो अच्छा ऑप्शन में नहीं है 22 जुलाई 1947। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है 3:2। और इस ध्वज के बीच में 24 तिलियां हैं जिसका प्रारूप जो है वो सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। संविधान सभा के कुछ और कार्य याद रखिएगा। यह जो है वो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को और मई 1949 में जो है संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। मंत्रिमंडलीय सरकार की बात कीजिएगा तो यह जो है वो ब्रिटेन के साथ मैच करेगा, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के साथ, आपात उपबंध जर्मनी के साथ और मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। तो सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख जो है वो वजीर कहलाता था, यानी प्रधानमंत्री कहलाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वजीर। वकील दर किसको कहा जाता था। जो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था उसको वकील दर कहा जाता था। मुसरिक ए मुमालिक किसको कहा जाता था। जो महालेखाकार होते थे उसको कहा जाता था। और खजीम किसको कहा जाता था। जो कोषाध्यक्ष होता था उसको कहा जाता था। आगे कह रहा है अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब किया गया था। तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी को की स्थापना जो है वो, और राजधानी से आगरा, राजधानी जो है वो आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित किया था 1571 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1571 में। याद रखिएगा इबादत खाने की स्थापना किया है 1575 में। जजिया कर समाप्त किया है कब, 1564 में। तीर्थ यात्रा सर का समाप्त किया है 1563 में। और दास प्रथा का अंत किया है 1562 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरंदर की संधि जो है वो कब हुई। तो पुरंदर की संधि जो है वो महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच 1665 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय में हुई थी। तो यह हुआ था अकबर के ही समय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के समय में। अकबर का समय कब से कब तक था, 1556 से लेकर 1605 तक था। अकबर से याद रखिएगा अकबर का जन्म जो है वो 1542 में हुआ था और राज्याभिषेक जो है वो 1556 में पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर की शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता है वो मनसबदारी प्रथा थी और दीने इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित भी अकबर ही था। आगे कह रहा है मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। तो मंदसौर अभिलेख जो है वो यशोवर्मन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यशोवर्मन से संबंधित है। अच्छा पूछ ले प्रयाग स्तंभ किससे संबंधित है। तो वो समुद्रगुप्त से। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख अगर पूछे तब वो रुद्रदामन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेनसोंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यह पूछ रहा है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, सही है।
इसका भ्रमण वृत्तांत सु यू की में वर्णित है, बिल्कुल सही है। हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य है। हेनसोंग से एक चीज और याद रखिएगा, हेनसोंग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संदर्भ सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ जो है, रोपड़ पंजाब का है जगह, रोपड़ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी के किनारे। और रोपड़ के उत्खननकर्ता जो थे उनका नाम था यगदत्त शर्मा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन जो है वो किसने किया है? तो देखिए उत्तरकालीन मुगल सम्राट की अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहले आता है बहादुर शाह, 1707 से लेकर 1712 तक। ठीक है। उसके बाद आता है जहांदार शाह जो कि 1712 से 1713 तक। उसके बाद आता है फर्रुखसियार जो कि 1713 से कब तक रहता है? 1719 तक। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह जो कि 1719 से रहता है 1748 तक। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है अहमद शाह जो कि आता है 1748 से लेकर 1754 तक। और फिर आता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो होता है वो 1754 से 1759 तक। फिर आता है शाह आलम द्वितीय जो कि 1759 से 1806 तक रहता है, जो कि सर्वाधिक शासन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। कब से कब तक? 1759 से लेकर 1806 तक। और इसी के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों जो हैं वो दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्ट नेमी जो कि 22वें जैन तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो 22वें जैन तीर्थंकर अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह है जो शंख है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दो का और कम से कम से याद रखिएगा, एक पार्श्वनाथ जो थे उनका था सर्प और एक महावीर थे उनका था सिंह। तो इन दोनों का भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बनाया था? तो लंगर व्यवस्था को जो सिखों के दूसरे गुरु थे जिनका नाम था गुरु अंगद, उनके द्वारा अस्थायी बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद। गुरु अंगद से याद रखिएगा इन्होंने गुरुमुखी लिपि को भी आरंभ किया और इनका प्रारंभिक नाम जो था वो था लहना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो यह लाया वारन हेस्टिंगस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वारन हेस्टिंगस। इसका टेन्योर जो था वो था 1774 से लेकर 1785 तक। यह जो है वो कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना किया था। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। 1781 में इसने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा भी स्थापित किया था और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी जो है वो इसी से संबंधित है। आगे कह रहा है कि बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? दबाने वाला पूछ रहा है। अच्छा, अगर भारत के तरफ से नायक भारतीय नायक पूछे तो बरेली में भारतीय नायक थे खान बहादुर खान, और दबाने वाला अगर पूछे तब था हडसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हडसन। देखिए कहीं कहीं का और पूछ लिया जाता है। दिल्ली में था निकलसन जो कि मारा गया था, फिर बाद में आया था हडसन। कानपुर में था कैंपबेल। इलाहाबाद और फैजाबाद में था कर्नल नील। लखनऊ में था हेनरी लॉरेंस जो कि मारा गया था और फिर बाद में आया था कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है वो कब किया गया? तो कांग्रेस के अधिवेशन के टर्म में देखिएगा तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। पेरिस में और याद रखिएगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर, इंटरपोल का हेडक्वार्टर, ये सब भी जो है वो पेरिस में स्थित है। वहीं अगर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की बात कीजिएगा तो इसकी स्थापना जो है वो 1961 में हुई है। ठीक है, और हेडक्वार्टर तो देख ही लिए कि पेरिस में स्थित है। इनके महासचिव अभी तत्काल में जिनका नाम है एंजल गुरिया, और मेंबर कंट्री है 37, और 37वां जो कंट्री है इसका वो है कोलंबिया। आगे कह रहा है कि साबाक निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो साबाक ईरान की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान का। इराक का अगर पूछेगा तब है अल मुखबरात। इजराइल का अगर पूछेगा तो वो है मोसाद, और मिस्र का अगर पूछेगा तब है मुखबरात।
आगे कह रहा है कि 39वां समानांतर रेखा जो है वो किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो यह जो है वो यूएसए और कनाडा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए और कनाडा का। अच्छा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का पूछे तब है 38वीं समानांतर रेखा। आगे कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध, जो कि भागीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पर उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन है? तो वो है रसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। और याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा भी जो थी वो रूस की ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो मूल राशि नहीं है? तो देखिए, जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होकर पूर्ण स्वतंत्र होती है वो उसको मूल राशियां कहा जाता है। यहाँ पे मूल भौतिक राशियां जो है वो 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, ताप, विद्युत धारा, समय, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। आयतन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अब पढ़ेगा इंडिया। और या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं, अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो है वो इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।